आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। और इतिहास में भी मैंने कहा था आपसे कि मैं और इतिहास पढ़ाऊंगा। हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली थी और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने तथ्य के अनुसार ये देखा था कि कैसे उसे और इतिहास कहते हैं। आज पढ़ेंगे हम वैदिक काल, और वैदिक काल भी और इतिहास ही है। अगर आप लोगों को कम नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि इस जमाने में वेद लिखे गए थे, लेकिन वेद इस जमाने में लिखे नहीं गए थे। उनकी शुरुआत हुई थी, वो मौखिक हुई थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी वेद आगे बढ़े थे। फिर बहुत सालों बाद, कई सौ साल बाद वेदों को लिखा गया, और जिसमें सबसे पहला वेद जो लिखा गया था उसका नाम था ऋग्वेद। तो अभी से आप लोग इस सीखना स्टार्ट कर दीजिए कि वेदों को वैदिक काल में नहीं लिखा गया, वहां से मौखिक कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी, और वो कितनी मॉडिफाई रही या कितना उनमें बदलाव आया वो आप जानते होंगे। 100 साल बाद एक कहानी को या एक बात को कहने में कितना तरीका उसका बदल जाता है। चलिए, ये सब बातें आपको सोचनी है, और आपको एजुकेटेड पर्सन बनना है। अपने दिमाग से तर्क और वितर्क करना है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि किसी टीचर और किसी भी किताब पे खूब ज़्यादा यकीन मत कीजिए जब तक उसको देख नहीं लेना है कि ये ठीक है या ये गलत है। जैसे आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक से बहुत ज़्यादा इतिहास निकल निकल के आ रहा है, और उसने आपके दिमाग को दूषित कर दिया है, जो बिल्कुल भी काम में नहीं आएगा आपके एग्जाम में। और बिल्कुल भी काम नहीं आएगा अगर आप एक राइटर बनते हैं, या आप कहीं पर ऑफिशियली डिबेट करते हैं, या कहीं समझदारों के बीच बैठते हैं, तो ये आपको नुकसान दे जाएगा अगर सामने वाले को अच्छी नॉलेज है। तो मैंने आपसे कहा कि मेरे ऊपर या किताबों के ऊपर यकीन नहीं करना है, सिर्फ हमें सुनना है और उस तथ्य को देखना है, फिर उस पर यकीन करना है। अब हम लोग अपनी बात को और आगे बढ़ाएंगे। हमने पढ़ ली थी पिछली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मेरे मुंह से और मेरी बातों से जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक हम प्राचीन भारत को क्रॉस नहीं कर लेंगे, क्योंकि जहां से हम शुरुआत करते हैं वहीं से ही चीजें निकल निकल के आती हैं। हाँ, ये बात है कि 99% ये चैप्टर आज ये समाप्त हो जाएगा, और इसका बहुत ही छोटा सा हम सहारा लेके वैदिक काल को स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व आपको किताबों में बहुत बहुत ज्यादा समय ये लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो सारे ही गलत हैं। जो ऑफिशियली है, जो ठीक है, जो मैंने बहुत देख के एक पे मैं राजी हुआ हूँ खुद से, वो ये है। यही समय है, आप इसको याद कर लीजिए। अगर आपसे यूपीएसआई में और दीगर एग्जामों में वो पूछता हुआ नजर आता है तो आपको यही वाला लगाना है, बाकी सारे गलत हो जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समापन जो था वो बहुत ज्यादा माना जाता है कि आर्थिक कारण रहा, और बहुत से इतिहासकारों ने उसको उस सभ्यता को खत्म होने के बहुत से राज बताए। लेकिन जो हमारी नॉलेज, जो हमारा जो यकीन है, वो यहाँ पर आके रुक जाता है कि सिंधु नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आई। वो अपने साथ कीचड़ मिट्टी इतनी मात्रा में लेके आई कि उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया और उसे दबा दिया। तभी तो कोई इतना बड़ा शहर मिट्टी के नीचे दबेगा। हाँ, कुछ और वजह हो सकती हैं अगर हम उसे रोशनी में देखें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी नॉलेज और किताबों में जो सबसे बड़ी वजह मानी गई है वो बाढ़ ही इसका कारण माना गया है। चलिए, सभ्यता ये यहाँ पर समाप्त हुई। फिर जो वैदिक सभ्यता स्टार्ट होगी उसका भी टाइम देख लीजिए। ये होगी आपकी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। यानी अभी जो आपको समय पढ़ना है वैदिक काल का, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कोई भी इतिहास का हिस्सा आप पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आपको उसका समय नहीं पता, उसका कालखंड नहीं पता, आपका तुक्का लगाने का एग्जाम में जो तरीका है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। जैसे आपने बहुत से बड़े बड़े टीचर हैं, जैसे विकास सर हैं, इन लोगों से सुना होगा कि यूपीएससी में जब क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 80% या 85 या 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो बिना डायरेक्ट पढ़े हुए आते हैं। 10 ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्ट किताबों से मिल जाते हैं, बाकी सारा हम जोड़ जाड़ के अपना तुक्का ही लगाते हैं, और वो तुक्का कितना सटीक बैठता है
वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से पढ़ा है। तो उसी नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक आपको कालखंड पता नहीं होगा, आप कामयाब नहीं होने वाले हैं। सबसे बड़ा अंतर एक और है सिंधु घाटी सभ्यता में और वैदिक सभ्यता में, वो भी आप देख लीजिए। ये सभ्यता शहरी थी, पक्के मकान, व्यवस्थित चीजें, व्यवसाय, सब कुछ यहाँ मिलता है जो शहरों में मिलता है। और ये व्यवस्था आपकी सभ्यता ग्रामीण थी। सबसे बड़ा अंतर, ये क्वेश्चन आपसे वन लाइनर या छोटे एग्जामों में पूछ लेता है और बड़े एग्जाम में भी काम में आया, क्योंकि ये पूरी पूरी सोच है अपने आप में। जो आप तुक्का लगाओगे, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपको ये कंफर्म पता है कि ये चीज शहरी है और ये चीज ग्रामीण है, तो आप तुक्का लगाने में आपको आसानी होगी। तो आपको मैंने क्वेश्चन दिए, वो यहीं से स्टार्ट है। मैं कोई फालतू बात आपसे करना नहीं चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं मेरे मुंह से जितनी भी बातें निकले वो सारी आपके काम की हो। तो देखिए क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड हो गया और फिर वैदिक सभ्यता का कालखंड हो गया। ये पूरा मेकअप करते हैं हमारे माइंड का। और फिर शहरी और ग्रामीण, यानी 4 क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं जो आपको तुक्का मारना सिखाएंगे, जो आपको बोलना सिखाएंगे, जो आपको किताबों को पढ़ना सिखाएंगे, और जो हम जैसे टीचरों की जो बातें उन्हें समझना सिखाएंगे। वरना कोई भी टीचर यूट्यूब पे आ जाएगा और आपको कहीं ना कहीं बेवकूफ बना के चला जाएगा। आपकी पढ़ाई जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से और एक दिशा में होना चाहिए। चलिए, अब हमने इतना कुछ देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ कुछ अंतर दिख रहा है, कम से कम 150 साल का। हाँ, ये 150 साल खामोश हैं। यहाँ किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ। जो अंदाजा लगाया गया वो यहाँ से लगाया गया और यहाँ से लगाया। जब ये सभ्यता पूरी मिट्टी के अंदर दब गई थी, मिट्टी में मिल गई थी, ये कालखंड खामोश रहा था। और फिर यहाँ से चीजें स्टार्ट है। जो 1500 ईसा पूर्व से चीजें देखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, या वेदों के सहारे से पढ़ने को मिलती हैं, वो चीजें स्टार्ट होती हैं आपकी 1500 ईसा पूर्व से। तो आप ये नहीं पता होना चाहिए कि इतिहास का इतना कालखंड अनजान है और खामोश है। चलिए, अब सबसे बड़ी बात होती है कि इनका जो मेन लोग हैं जिन्होंने इस सभ्यता को बसाया, तो सारे इतिहासकार एक मत है इस बात पे कि वैदिक काल के लोग इंडिया के नहीं थे। वो या तो मध्य एशिया से या उत्तरी ध्रुव से आके यहाँ पर बस गए थे, और उनका नाम क्या था? आर्य। मेरी बातें आपको सारी चीजें वो क्लियर कराती जाएंगी जो आपको अंधेरे में लगती हैं। मैं सब सब चीज आपको सटीक दूंगा। तो देखिए, इतिहासकारों ने ये तो क्लियर किया कि जो आर्य थे वो यहाँ के निवासी नहीं थे। वो या तो मध्य एशिया से आए थे या ऊपर उत्तरी ध्रुव से आए थे। और इसमें भी अगर हम मध्य एशिया मध्य एशिया और अगर हम उत्तरी ध्रुव में भी तुलना करें और इतिहासकारों की राय देखें, तो इसमें बहुत कम लोग राजी हैं कि यहाँ से आए थे। यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है आपका कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो इस पे ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार जब एकमत हुए और उन्होंने इस बात को देखा और समझा और जाना, तो उन्होंने इस पे मोहर लगाई कि हाँ, जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए थे। अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप बाल गंगाधर तिलक के चाहने वाले हैं तो आप इसी को मान लीजिए, या आप मैक्स मूलर या दीगर जो आपके राइटर हैं, इतिहासकार हैं, आप उन्हें मानिए। आप जो है वो तथ्य के साथ चलिए। और आप ये देखिए, अगर आपका टारगेट नौकरी है तो आप उसको क्लियरली, ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा और ये आपका मैक्स मूलर और जो अदर राइटर हैं उन्होंने कहा, और जो ज्यादातर सहमत हैं वो इस पे हैं और इस पे बहुत कम सहमत हैं, तब मोहर लगा दी जाती है इस पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया गया कि किस इतिहासकार ने या किस व्यक्ति ने ये कहा है कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, अब आपको सारे हिस्ट्री उस दिन जो काम आएगी वो ये वाला क्वेश्चन काम आएगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि कौन कम है कौन ज्यादा है, बस आपको बार बार अपनी नॉलेज को सटीक रखना है और अपडेट रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन मैं आपको फिर से बताऊं, सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड पता है आपको, वैदिक काल का कालखंड पता चल गया,
किन लोगों ने वैदिक सभ्यता को बसाया था, कहाँ के थे, इंडिया के निवासी थे या नहीं थे, मध्य एशिया के थे, उत्तरी ध्रुव के थे, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा, ये मैक्स मूलर ने कहा। फिर सबसे बड़ी बात जो मैं अपनी भी नॉलेज को बढ़ाता हूं, जिन बातों को ध्यान रख रख के, वो ये है कि ये सभ्यता जो थी वो शहरी थी और ये वाली सभ्यता इसको ग्रामीण कहा गया। और आप में से जो बच्चे बहुत ज्यादा नॉलेज रखते होंगे तो इसके आगे सभ्यता नहीं लगाया जाता, इसको सिर्फ वैदिक काल कहा जाता है। अगर मैं यहाँ लिख दूं तो वैदिक काल, लेकिन आपको मैं पढ़ाने के लिए बता रहा हूं कि आपको ज्यादा कठिन ना लगे। समझ गए आप लोग? हाँ, एक बात और, यहाँ की जो नदी है सिंधु, ये दोनों में कॉमन देखने को मिलेगी। सिंधु नदी यहाँ भी थी, ये इसके साथ फली फूली थी, और यहाँ भी आपको सिंधु देखने को मिलेगी। सिंधु के आसपास का ये एरिया था, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी नदी है जिसे पवित्र नदी कहा गया, वेदों में जिसका सबसे ज्यादा बार जिक्र आया, वो थी आपकी सरस्वती। सरस्वती नदी थी, और आपका गंगा यमुना का जिक्र है लेकिन बहुत कम है। समझ गए आप लोग? मैंने आपसे बार बार कहा, कोई कालखंड है, कोई सभ्यता है या कोई लोग हैं, वो कहां पर बसेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको जोर देके ये बात कही थी कि अगर आपको ज्ञानी बनना है तो आपको सबसे बड़ी बात ये याद रखनी होगी कि सभ्यताएं जो थी वो पानी के पास बसी थी, और पानी जो था फ्रेश वो नदियों का मिलता था। तालाब या झीलें इतनी बड़ी नहीं होती हैं जो एक सभ्यता को पाल सके, लेकिन सिंधु घाटी में सिंधु नदी इतनी बड़ी देखने को मिलती है, और यहाँ पर नदियों का जिक्र बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ भी मेन नदी सिंधु रहेगी। और फिर जो सबसे ज्यादा जिक्र वेदों में जिस नदी का हुआ है और जिसे पवित्र नदी कहा गया है, वो है आपकी सरस्वती नदी, और जिसका जिक्र 1 या 2 बार हुआ है वो नदी है गंगा और यमुना। अब हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे, जानेंगे। एक बात और, जो आर्य हैं इनका बहुत ज्यादा जोर दिया गया है इस नाम को, और इनका 36 बार जिक्र आया है वेदों में। ऋग्वेद में 36 बार आर्य का जिक्र है, तो इस बात को तो झुटलाना फिर मुश्किल हो जाएगा कि आर्य के अलावा भी यहाँ पर किसी ने इन्हें बसाया था। मेन आर्य थे, लेकिन बार बार मैं आपसे वही बात कहूंगा कि आर्य यहाँ के निवासी नहीं थे, या तो वो मध्य एशिया से आए थे या फिर वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। अब हम लोग आगे बढ़े। देखिए, बहुत बड़ी बात, मैंने अपने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि लोहा, और मैंने आपसे एक बहुत बड़ी बात यूज की जो बच्चे समझेंगे, जो अब हम लोग हैं या जो नई जनरेशन के बच्चे भी हैं, वो इस बात को समझेंगे। मैंने पिछली बार एक बहुत ही ज्यादा अलग शब्द यूज कहा था जिसमें आपको सुन के हंसी भी आई होगी, लेकिन अब आपको उसको असली समझने में मजा आएगा। देखिए क्या है वो बात, लोहा। मैंने लोहे के लिए पिछली वीडियो में ये शब्द यूज किया था कि ये उस जमाने का परमाणु बम था। जैसे आज परमाणु इतना बड़ा हथियार है जिसका कोई तोड़ नहीं है, ऐसे ही उस धातु के युग में जब आदमी सिर्फ पत्थर जानता था, या फिर उसे कोई चीज जंग करने के लिए या अपने औजार बनाने के लिए या हथियार बनाने के लिए जो चीज मिली थी वो धातुएं थी पत्थरों के बाद। तो और इन धातुओं में जो सबसे ज्यादा मजबूत थी, जो जंग में यूज की जाने लगी, जो पेड़ों को काटने लगी, वो कौन सी थी? लोहा। मैं इसलिए आपसे बार बार कहता हूं, उस जमाने की वैदिक काल की ये चीज परमाणु बम के बराबर है। कैसे? देखो वो भी देखेंगे, अभी आप समझोगे। जब लोहा हमारे पास आ गया तो जो तांबे की कुल्हाड़ियां थी या फिर जो और धातुएं थी, कांसा वगैरह था, ये कमजोर थी। इनसे लकड़ी को देख के काटा जाता था, क्योंकि लकड़ी काटते काटते ये डैमेज हो जाया करती थी, और वो धातुएं कीमती भी थी, इतनी मात्रा में नहीं निकलती थी, तो उनका भी देख के यूज किया जाता था। लेकिन जब मनुष्य ने लोहे की खोज कर ली, तब लोहा इतना मजबूत था कि वो जंग में तलवार, जब हम लोहे की तलवार दूसरी धातु की तांबे की तलवार या पीतल की तलवार के ऊपर मारेंगे तो वो तलवार टूट जाएगी या उसकी जो धार है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि ये सबसे ज्यादा मजबूत धातु से बने हुए हथियार जो थे लोहा, ये उस जमाने का परमाणु बम कहा गया। तो आप लोग ये बात ध्यान रखें कि लोहे के आविष्कार ने एक क्रांति ला दी थी, सबसे बड़ा नुकसान भी किया था, और सबसे बड़ा एक ड्रामा भी पैदा किया था। वो क्या था कि लोहे की कुल्हाड़ी ने या लोहे के हथियारों ने जंगल के जंगल साफ कर दिए,
और इन्हें खेत बना दिया। आप जानते हैं आज भी और आने वाले वक्त में भी जो सबसे बड़ी परेशानी बनेगी वो बनेंगे जंगल की कटाई, क्योंकि जंगल हमें वो चीज देते हैं जिससे हमारी जिंदगी चलती है। अभी 15-20 साल पहले जब लोग कहते थे कि पानी पैसों से मिलेगा तो लोग हंसते थे, क्योंकि हर जगह नल लगे हुए थे, शुद्ध पानी मिलता था। और अब से 50 या 60 साल पहले पहुंच जाए तब तो नदियों का पानी भी इतना शुद्ध था कि लोग हाथ डाल के ऐसे ही पी लिया करते थे। उस जमाने में अगर आप कहते कि 10-10 रुपए की, 20-20 रुपए की, 70-70 रुपए की बोतलों में पानी बिकेगा तो लोग उस जमाने में हंसते। मैं आज आपसे इस वीडियो में कह रहा हूं कि कुछ टाइम बाद इस जंगलों को काटने का और इन पेड़ों को परेशान करने का, खत्म करने का हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कि ये जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होंगे ना, जो हमें सांसें लेने में दिक्कतें होंगी, छोटे छोटे हमें अपने साथ सिलेंडर लेके चलना पड़ेंगे। और फिर लोग जो आज कह रहे हैं कि हवा बिकेगी, जो आज लोग हंसते हैं, उस जमाने में यकीन करेंगे कि हाँ हवा बिकती है। तो ये सब जो है वो मनुष्य ने गलतियां यहीं से स्टार्ट कर दी थी। लेकिन जब यहाँ दिखना मुश्किल थी, पेड़ इतने, वन इतने ज्यादा थे कि इनकी कटाई को रोकने की बात की जाती थी, तो लोग उस जमाने के हंसते होंगे। आज जैसे ही हवा को शुद्ध करने की बातें कर रहे हैं, हवा पैसों से बिकेगी तो लोग हंस रहे हैं। लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, 10 साल बाद, 50 साल बाद ये सिलेंडर जो ऑक्सीजन है ना, ये आपको छोटे छोटे डिब्बों में पैक होके मिलेगी और आप उससे सांस लेंगे तब आपको ऊर्जा महसूस होगी। क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारा दिल और दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम लोग थक जाते हैं। चलिए, इतनी लंबी बात मैंने आपको खींच दी, लेकिन ये मैंने लोहे से बताया कि लोहा कैसे जंगलों का दुश्मन बना और उसने सारे एरिया काट दिए और इसको उस जमाने का परमाणु बम कहा गया और इसको हथियार भी कहा गया। अब हम लोग एक बहुत बड़ी बात ये सीख लें कि लोहे का यह आविष्कार तो हुआ था लेकिन बहुत ज्यादा चलन नहीं हुआ था। चलन मैं बताऊंगा आपको उत्तर वैदिक काल में हुआ था। खोज तो हो गई थी, इतनी अधिक मात्रा में इसका प्रयोग नहीं किया गया। जो सबसे ज्यादा चलन हुआ वो आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? हम लोग वैदिक काल में भी ऋग वैदिक काल या जो शुरुआती वैदिक काल है वो पढ़ रहे हैं। चलिए, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि मैंने अपनी बातों में अभी आपको ये बताया कि ये औध इतिहास है। और अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था औध इतिहास क्या होता है, कि जहां पर चीजें लिखी थी गई हो लेकिन पढ़ी ना गई हो। लेकिन इसमें तो ना लिखी है ना पढ़ी है, तो आप किसमें डालेंगे? तो आप इसे प्राग इतिहास में डाल दीजिए। लेकिन यहाँ पर आगे चीजें एक दूसरे से फाइट करती हुई नजर आई कि इसको उस काल में डालिए मत डालिए। लेकिन आप फैसला कीजिए कि यहाँ का आदमी ना लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है, तो आप किस काल में डालेंगे? सर आप क्यों कह रहे हैं कि लिखना पढ़ना नहीं जानता होगा? मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी जो बातें थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी हैं और कई सौ साल बाद वेद लिखे गए। तो बातें करने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है। जो चीज लिखी हो उसे पढ़ना भी जानता हो और फिर उसे लिखना भी जानता हो, वही व्यक्ति पढ़ा लिखा कहलाता है। बाकी आप लोग स्टूडेंट हैं और इस यूट्यूब के जमाने में आप लोग भी बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप लोग फैसला करिए, इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, फिर हम लोगों ने कालखंड पढ़ लिया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का भी हमने जिक्र देखा, मैक्स मूलर का भी देख लिया। और मैंने आपको जो मैं बात बताऊंगा, जो वेद बाद में लिखे गए वो कौन सी भाषा में लिखे गए, तो ये तो शायद आपके लिए तुक्का मारना बहुत ज्यादा आसान होगा, क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत ही है। और जब कुछ लिखा जाएगा सबसे पहला तो वो संस्कृत में ही लिखा जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको ये बता दिया कि सिंधु जो है वो दो सभ्यताओं की या दो कालखंड है उनकी बहुत ज्यादा प्रमुख नदी है, इसकी और इसकी, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऋग्वेद, जो वेद लिखा गया था, जिस काल की हम लोग ये बातें कर रहे हैं, उसमें कितने मंडल थे और कितने सूक्त थे। तो मंडल हैं शायद आपके 28, नहीं 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 सॉरी, 10 मंडल हैं। 28 में भूल गया, वो उसमें आता है 1028। और जो सूक्त है, तो सूक्त कितने हैं, वो कितने हैं, 1028। और इसका पहला और जो 10वां मंडल था वो सबसे बाद में जोड़ा गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग एक बात और, जो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है, वो क्वेश्चन ये है कि नदियों के प्राचीन नाम क्या थे?
तो आपको नदियों के प्राचीन नाम याद रखना पड़ेंगे, जैसे झेलम है, इसका नाम था बितास्ता। और राबी है, राबी का नाम था पुरुषुणी। और आपकी ब्यास है, उसका नाम था बिपाशा। और कौन सी नदी रह गई आपकी? गंडक, गंडक को कहते थे सदा नीरा। सिंध, सिंधु, चिनाब, आशकिनी। यहां से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। वैसे देखिए, प्राचीन भारत में आप कितना भी पढ़ लीजिए, कम ही नजर आएगा आपको। लेकिन एग्जामिनर यही सोचते हैं कि जो क्वेश्चन चलन चलन में है, प्रीवियस ईयर में पूछ लिए गए हैं, या जो परीक्षाएं पहले गुजर चुकी हैं उनमें पूछ चुके हैं, उन्हीं से पूछ लिया जाए। आप एक बात ध्यान रखिए, एसएससी के एग्जामों में ये बहुत ज्यादा चलन है कि वहां पर प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूपीएसआई, आप वहां भी क्वेश्चन उठा के देखिए कि वहां से बहुत मजबूत और बहुत अच्छे क्वेश्चन जो बच्चों को नहीं मिलते हैं, वो और उन्हें तुक्का लगाने में परेशानी होती है, यूपीएसआई में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक बात और बहुत बड़ी है कि यहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था। राजनीतिक जीवन यहाँ पर डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर सभा और समिति हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजा का जो पद था वो दैवीय नहीं समझा जाता था कि हाँ ये कोई आ, मतलब जो कोई और ताकत है उसका इस पे असर है और ये हमारे पर हुकूमत करने आया है। ऐसा कुछ नहीं था वहां पर। वहां पर ये था, हाँ, पैतृक देखने को मिलता है कि जो चीजें हैं वो नस्ल दर नस्ल के बाद देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ज्यादा वंशानुगत भी देखने को नहीं मिला है, और ज्यादा आपका दैवीय भी ये लोग नहीं समझते थे। और सबसे बड़ी बात है क्या है, यहाँ पर सभा और समिति मिली, इनको आपस में जुड़वा बहनी भी कहा जाता था। और जो समिति है, समिति का जो अध्यक्ष कहलाता था, सबसे बड़ी बात है वो मेरे नाम से मिलता जुलता है, ईशान। तो आप लोग ध्यान रखना, मेरा नाम है जीशान, और जो समिति का अध्यक्ष कहलाता था, मुझे भी इसलिए याद रहा है, वो कहलाता था आपका ईशान। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। और जो लाइफ टाइम जो महिलाएं विवाह नहीं करती थी, अविवाहित रहती थी, उन्हें अमाजू कहा जाता था। जो स्त्री विवाह नहीं करती थी उससे क्या कहा जाता है? अमाजू। ये क्वेश्चन भी एग्जामों में आ चुका है। मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत, अगर आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाओगे तो मैं आपको फिर गहराई से चैप्टरों को पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी जो आपके वनडे एग्जाम है उनके लिए ये चीजें बहुत हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आपको ये चीजें समझना है और इन चीजों को ध्यान से देखना है कि इस मास्टर ने आज हमें क्या क्या दिया और क्या क्या समझाया। मैं अपने वीडियो को जानबूझ के शॉर्ट रख रहा हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ तो व्यवसाय था क्योंकि ये शहर था। और ग्रामीण जो एरिया होता है वहां पर आपको क्या मिलता है, जो इनकी आय का साधन था वो क्या था? खेती थी। और मध्य एशिया या उत्तरी ध्रुव से जो अनेक कहा गया, वो इनका एक राज ये भी देखने को मिलता है, ये खेती करते करते। क्योंकि अगर एक जमीन पे 10 साल, 4 साल, 5 साल लगातार एक ही फसल या एक ही खेती करे, क्योंकि उस जमाने का इंसान इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, तो उसे पता नहीं था कि एक जमीन को बार बार कैसे उपजाऊ बनाया जाए। जैसे आज किसी में 5 बीघा, 2 बीघा या 10 बीघा जमीन है, तो वो उसे बार बार खाद डाल के या फसल चक्र अपना के उस जमीन को उपजाऊ रखता है। और आज सालों साल या सैकड़ों सालों से वो जमीनें उपजाऊ हैं। लेकिन यहाँ क्या था, इन्हें फसल चक्र के बारे में नहीं पता था, इन्हें खादों के बारे में नहीं पता था, और जमीन को कैसे उपजाऊ बनाया है ये पता नहीं था। तो ये 10-5 साल एक जमीन को खूब ज्यादा जोतते थे और उसके बाद आगे बढ़ जाते थे। ऐसे ही फसल को आगे, फसल की जमीन ढूंढते ढूंढते ये लोग भारत तक आ पहुंचे थे। फिर जमाना बदलता है, भारत तक आने के बाद ये लोग आगे क्यों नहीं गए, आपका ये भी सवाल होगा। हाँ, फिर इन लोगों को फसल चक्र समझ में आने लगा,
और इन लोगों को ये समझ में आने लगा कि खाद जमीन को, मिट्टी को डाल डाल के बार बार उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इन्हें गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र मिल गया, सिंधु की उपजाऊ जमीनें मिल गई। कैसे मिल गई ये भी देखो आपको, क्योंकि ये गंगा यमुना इनमें हर साल बाढ़ आती है। तो अगर इनमें फसल चक्र ना अपनाया जाए और इनमें बार बार खाद ना डाली जाए, तो जो बाढ़ की मिट्टी आती है, फिर जो पानी वापस चला जाता है, तो फिर वो मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। इनकी एक बहुत बड़ी वजह यहाँ ठहरने की ये भी रही होगी। और मैंने आपको बताया था कि इनकी जो आय का साधन था वो क्या था, खेती था। बहुत बड़ा क्वेश्चन अब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो था कि इनके यहाँ जो सबसे ज्यादा कीमती पशु था वो कौन सा था। सबसे ज्यादा कीमती पशु जो था वो गाय थी, और गाय का जिक्र वेदों में बहुत ज्यादा बार देखने को मिलता है। गाय को ये कहा गया था कि गाय एक ऐसा जानवर है, इतना कीमती है कि उसे नहीं मारना चाहिए, वो दुधारू जानवर था। और ज्यादातर इन लोगों में जो युद्ध देखने को मिलते थे वो गाय के मिलते, जैसे आज सोना चांदी बहुत ज्यादा कीमती है और उसकी वजह से चोरियां होती हैं, लूट होती है, युद्ध होते हैं। उस जमाने में जो सबसे बड़ा आय का साधन था, जो घास खाने के बाद पीने लायक दूध देती थी फ्री में, वो कौन थी? गाय थी। इसलिए इन लोगों ने कहा गया था कि गाय जो है उसे नहीं मारना चाहिए, और गाय इनकी संपत्ति में गिनी जाती थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय मानी जाती थी, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी, वो उतना ही ज्यादा अमीर समझा जाता था। और इनमें जो एक टैक्स देखने को मिलेगा, जो कर, हिंदी लिखना ज्यादा ठीक है, कर, जो टैक्स था, एक तरह का कर था, वो उसे कहते हैं कि वो बलि था। और जो अपनी आय का हिस्सा कुछ ये लोग जो कबीले को या जो जन को देते थे, वो क्या कहलाता था? बलि कहलाता था। एक बार और रिवाइज करेंगे, और कोई अच्छा सा क्वेश्चन मुझे आपको बताने के लिए और मिला तो मैं आपको और बताऊंगा। देखिए, हमने सबसे बड़ा तरीका है पढ़ाई का कि आपने जो पढ़ रहे हैं, कि आपका उसके पीछे की कहानी पता है, जब वो कड़ी वहां से जुड़ी है। हाँ बेशक, हमने अपनी जो अगली वीडियो बनाना शुरू की, हमने उसको पिछली वीडियो से जोड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता से। मैंने आपको इसका कालखंड बताया, और मैंने बताया कि सभ्यताएं नदियों के किनारे बसती हैं, तो ये सिंधु नदी के किनारे बसी थी, शहरी थे। फिर मैंने बताया कि इसके बाद 150 साल का गैप के बाद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक काल माना जाता है। ये भी सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर सरस्वती नदी, गंगा और यमुना का भी जिक्र आया है। और वेदों में सबसे ज्यादा जिक्र जिस नदी का है वो सरस्वती नदी है। और ये सभ्यता ग्रामीण थी। ग्रामीण के साथ साथ ये लोग खेती करते थे। यहाँ इसको, इस सभ्यता को या इस कालखंड को किन लोगों ने बसाया था, वो कौन लोग थे जो यहाँ पर रहे, खेती की और यहाँ पर जीवन यापन किया? वो आर्य लोग थे, जिनका वेदों में 36 बार नाम आया है। और मध्य एशिया से आए या लोग उत्तरी ध्रुव से आए, मध्य एशिया के समर्थन में है मैक्स मूलर, और उत्तरी ध्रुव के समर्थन में रहते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों की ये सोच रही है, और उन्होंने ये मोहर लगाई है कि मध्य एशिया ही इनका पुराना स्थान था। फिर मैंने कहा कि लोहा, उस जमाने में लोहे की जो खोज हुई वो एक परमाणु बम की तरह थी। इसने जमीन की जमीन साफ कर दी, जंगल के जंगल काट दिए, और युद्ध में जब इन्होंने तलवारें बनाई तो वो उन तलवारों को ज्यादा क्षति पहुंचा देती थी जो दूसरी धातु की बनी होती थी। फिर मैंने बताया कि इस जमाने में लोहे का प्रयोग, आविष्कार तो हो गया था लेकिन चलन नहीं हुआ था। चलन आपका मैं आपको उत्तर वैदिक काल में पढ़ाऊंगा। फिर मैंने बताया कि वेद जो है वो बहुत बाद में लिखे गए, ये कहानी दर कहानी नस्लों के रूप में आगे बढ़े, और बहुत दिनों बाद जब इंसान को भारत में लिपि का ज्ञान हुआ, तब उसने इसे लिखना स्टार्ट किया। और कौन सी भाषा में लिखा? संस्कृत भाषा में लिखा। मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसका पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। इसमें सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं, आपको इन्हें छोड़ना ही नहीं है। आपको मेरी बातों से इन्हें याद कर लीजिए, एक रफ पेज बना लीजिए। और अगर आपने अपनी पुरानी फेयर कॉपी में जगह छोड़ी हो और इसमें से कोई क्वेश्चन ना हो तो उसको वहां पर ऐड कर लीजिए। मैंने बताया यहाँ पर राजनीति कैसे होती थी। हाँ, अगर हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो पुराने लोगों के अंदर डेमोक्रेसी जैसी हरकतें देखने को मिलती हैं, क्योंकि राजा था वो सभा या समिति से राय लिया करता था, और जो समिति थी उसका अध्यक्ष
ईशान कहलाता था, और जो स्त्रियां जीवन भर विवाह नहीं करती थी उन्हें अमाजुक कहा जाता था। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ नदियां हैं, उनके प्राचीन नाम याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है बार बार। और वो कौन कौन सी नदियां हैं, जिसमें आपका नाम है झेलम, और झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितास्ता। मैंने पढ़ाया फिर आपको रावी नदी, और रावी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? पुरुषणी। फिर मैंने आपसे कहा व्यास, और व्यास का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। फिर मैंने कहा आपसे गंडक, और गंडक का प्राचीन नाम था सदानीरा। फिर हम पढ़ेंगे चुनाव, और चुनाव को भी क्या कहते हैं? आशकनी। अगर आप लोग मेरे वीडियो को प्रमोट करेंगे, इस पे लाइक सब्सक्राइब करेंगे, और इसको आगे बढ़ाएंगे अपने दोस्तों के पास, और इसे बार बार देखेंगे रिपीट आप याद करने के लिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अब ये यूट्यूब का जमाना है। यहाँ वीडियो अगर एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वो निकल जाती है, फिर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलती है। अगर आपको लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं।